हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस पाठशाला में। एक ऐसी जगह जहां पर पढ़ाई सिर्फ लर्निंग तक सीमित नहीं है बल्कि आपकी सोच और समझ तक जाएगी। अगर आप भी क्लास 10 सोशल साइंस में मार्क्स लाने से ज़्यादा कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं। इस चैनल पर हम आपको क्लास 10 सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अगर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा ये सेशन हम स्टार्ट करते हैं। आज हम ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्स एंड डेवलपमेंट को पढ़ने वाले हैं और इसका लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 लॉन्च कर दिया है, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो भी देख सकते हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो है वो थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन मैं एक बार रीकैप बता देता हूं। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा, सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने लैंड रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा और इस लेक्चर के अंदर हम सॉइल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये सॉइल रिसोर्स में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले सॉइल रिसोर्स क्यों है हमारे लिए, फिर सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या है, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या है, उसके बाद सॉइल इरोजन की बात करेंगे हम, उसके बाद हम सॉल्यूशन की बात करेंगे और लास्ट में हम क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सॉइल को हम कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। ये वाला क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। आज की क्लास के अंदर हम जो है चार चीजें पढ़ेंगे। सॉइल को एक रिसोर्स क्यों माना जाता है, सॉइल के फैक्टर्स क्या है, मतलब सॉइल फॉर्मेशन में कौन कौन से फैक्टर्स जो है उनकी हिस्सेदारी है, उसके बाद हम सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में सॉइल इरोजन के सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल हमारे लिए एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज क्या होते हैं, वो सारी चीजें जो आदमी की जरूरत को पूरा करती है। सॉइल आदमी की जरूरत को पूरा करती है क्या? बिल्कुल करती है, बहुत तरीके से करती है। आप जो खाना खाते हो वो सॉइल से आती है। सॉइल जो है वो प्लांट्स के ग्रोथ के लिए एज अ मीडियम का काम करती है और सॉइल जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का घर भी है, इसलिए सॉइल एक रिसोर्स है। सॉइल एज ए रिसोर्स, सॉइल इज एन इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्स। सॉइल कैसा रिसोर्स है? रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो रिसोर्सेज जो वापस से नए हो जाते हैं। सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, सॉइल वापस से नई भी हो जाती है, लेकिन नई सॉइल बनने में बहुत साल लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। सॉइल की 1 सेंटीमीटर लेयर बनने में करोड़ों साल लग जाते हैं। हालांकि सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है लेकिन बहुत धीरे धीरे ये वापस क्या होती है? रिन्यू होती है। इट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट्स ग्रोथ। सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए एज अ मीडियम का काम करती है। इट सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। इट इज अ लिविंग सिस्टम। अर्थ जो है बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को भी सपोर्ट करती है। आप सॉइल को जो है एक लिविंग सिस्टम मान सकते हैं क्योंकि सॉइल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। सॉइल कैसा रिसोर्स है? सॉइल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, लेकिन बहुत धीरे धीरे सॉइल बनती है, करोड़ों साल लग जाते हैं 1 सेंटीमीटर सॉइल बनने में। सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ के लिए मीडियम है। सॉइल लाइफ को सपोर्ट करती है। सॉइल को आप एक लिविंग सिस्टम भी बोल सकते हो। अब हम देखेंगे वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के अंदर मदद करते हैं, या जो अपन क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे कि अलग अलग तरीके की सॉइल होती है, वो अलग अलग तरीके की सॉइल क्यों बनती है। उससे जानने से पहले हम देख लेते हैं सॉइल बनती कैसे है। सॉइल बनती कैसे है मैं अगर आपको बताऊं, 1 सेकेंड। तो सॉइल कैसे बनती है देखिए, ये मान लीजिए कि पत्थर है, ये क्या है? एक रॉक है। अब ये रॉक के ऊपर मान लो कि हवा चल रही है, विंड,
वाटर, और भी बहुत सारे फैक्टर्स। अब ये विंड का इफेक्ट है, वाटर का इफेक्ट है, तो धीरे धीरे क्या होगा ना, ये रॉक टूट जाएगा। रॉक क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। अब ये जब टूटेगा इसके छोटे छोटे कण बन जाएंगे, और ये जो छोटे छोटे कण हैं इसी को आप जो है वो सॉइल बोलते हो। तो सॉइल फॉर्मेशन जो है वो रॉक से होता है। रॉक जो है वो बाद में जाके सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये रॉक से सॉइल में कन्वर्ट होने के लिए बहुत सारे प्रोसेसेस हैं। इसमें सबसे पहले होती है रॉक की वेदरिंग। वेदरिंग क्या होता है, ब्रेकिंग ऑफ रॉक। पत्थर के टूटने को हम वेदरिंग बोलते हैं। उसके बाद होता है ये जो टूटा हुआ पत्थर है इसका होता है इरोजन। उसके बाद इसका होता है डिपोजिशन। एक पत्थर टूटा, उस टूटे हुए पत्थर का इरोजन हुआ। इरोजन मतलब ट्रांसपोर्टेशन। और जब डिपोजिशन होता है तो वहां पर आपको सॉइल देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल पहाड़ों में एक पत्थर है, किसी नदी ने उस पत्थर को अपने साथ बहाया तो वो पत्थर स्लोप से गिरा तो वो पत्थर टूटा। वो टूटा तो उसके जो छोटे छोटे कण हैं वो पानी के साथ बह गए, और प्लेन्स में आके वो कण जब डिपॉजिट हुए वहां पर जाकर सॉइल बन गई। तो सॉइल जो है वो रॉक से बनती है। ठीक है, तो ये मैंने जैसे आपको बताया सॉइल क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्स है। तो रॉक्स है, रॉक्स के ऊपर वाटर, विंड, जानवर हो गए। फॉर एग्जांपल किसी चूहे ने किसी पत्थर को खुरेद दिया तो उसने भी क्या किया, उस पत्थर को तोड़ा। ठीक है, तो जो सॉइल फॉर्मेशन है कंटिन्यूस प्रोसेस है, लेकिन सॉइल बहुत धीरे तरीके से बनती है। तो अब हम देखेंगे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन। वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन को बनने में रिस्पॉन्सिबल है। सॉइल बनती किससे, रॉक से। ठीक है, अब देखो सबसे पहला फीचर है रिलीफ। ये रिलीफ क्या होता है, फॉर एग्जांपल मान लो एक प्लेन एरिया है, यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है, एक माउंटेन है, यहाँ पर एक पत्थर पड़ा है। अब ये जो माउंटेन में पत्थर है ये जल्दी टूटेगा और इसकी जल्दी सॉइल बनेगी एज कंपैरेटिव टू जो प्लेन्स में। तो रिलीफ क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है वो कैसा है, उबड़ खाबड़ है, स्लोप है, हिली है। तो अलग अलग रिलीफ में सॉइल बनने का प्रोसेस अलग अलग होता है। ज्यादा स्लोप वाले एरिया के अंदर सॉइल जल्दी फॉर्म होती है। तो पहला फॉर्मेट जो है रिलीफ है। सेकंड है पेरेंट रॉक और बेड रॉक। वो सॉइल कौन से पत्थर से बनी है। अभी मान लो कि इग्नियस रॉक है तो उससे जो है वो सॉइल बनने का प्रोसेस थोड़ा लंबा चलेगा, लेकिन अगर सेडिमेंट्री रॉक है तो सॉइल बनने का प्रोसेस थोड़ा धीरे चलेगा। सेकंड है क्लाइमेट। अब जैसे मान लो कि बारिश हुई, गर्मी हुई तो रॉक एक्सपैंड हुआ, सर्दी हुई तो रॉक कंप्रेस हुआ। आपको पता है जैसे हीट होती है तो चीजें एक्सपैंड करती है, और जैसे ही कोल्ड आता है चीजें कॉन्ट्रैक्ट करती है। तो ये जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है ये एक टाइम पे क्या करती है, पत्थर टूट जाता है। तो वो भी एक क्लाइमेट भी एक फैक्टर हो सकता है। वेजिटेशन, फॉर एग्जांपल एक पत्थर है उसके ऊपर पेड़ उग गया, पेड़ ने अपनी जड़ें उस पत्थर पे जड़ा दी और वो पत्थर को तोड़ दिया, तो वेजिटेशन भी मदद करता है। इसी के साथ फ्लोरा और फौना। ह्यूमन बींग्स ने किसी पत्थर को तोड़ दिया, या चूहे या बिल्ली किसी ने भी खोदा तो पत्थर को आपने तोड़ दिया। इसी के साथ टाइम एक पैसिव एजेंट है, बाकी ये ऊपर वाले सारे एक्टिव एजेंट हैं। ठीक है, ये टाइम मतलब सॉइल फॉर्मेशन को जितना टाइम मिलेगा उतनी सॉइल ज्यादा बनेगी। टाइम एक पैसिव है, बाकी सारे जो है वो एक्टिव एजेंट्स है। अभी मैं इनको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये आपके डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। आपको बस ये पता होना चाहिए सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या क्या है। सॉइल फॉर्मेशन का फैक्टर है रिलीफ है, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, फ्लोरा, ह्यूमंस और टाइम एक पैसिव एजेंट है सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर में। इसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे देखो फैक्टर्स ऑफ नेचर के वो फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन की मदद करते हैं, जैसे टेम्परेचर, वाटर, ग्लेशियर, विंड, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर एक्सेट्रा। ये सारे फैक्टर्स भी सॉइल फॉर्मेशन के अंदर मदद करते हैं। इसी के साथ केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस इन सॉइल, और सॉइल के अंदर केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से भी सॉइल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़ा सॉइल रिसोर्स क्यों है, फिर हमने फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन पढ़ा। अब हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल कुछ नहीं है, टॉप लेयर से लेके नीचे तक। अगर आप सॉइल है, मान लो ऊपर वाली लेयर है और नीचे तक जितना खोदोगे सॉइल है, वो उस सॉइल के अंदर आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है उसको अपन सॉइल प्रोफाइल बोलते हैं। अब ये जो सॉइल प्रोफाइल है, सॉइल प्रोफाइल कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो सॉइल है, आपको जो सॉइल की थिकनेस देखने को मिलती है
इसके अंदर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल देखने को मिलता है। अब कहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर है, कहाँ पर इनऑर्गेनिक मैटर है, उसके बेसिस पे हमने सॉइल को अलग अलग लेयर्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। सबसे ऊपर है जो कि है टॉप लेयर या अपर सॉइल बोलते हैं, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होता है, इनऑर्गेनिक मैटर कम होता है। टॉप सॉइल से नीचे जो लेयर है उसको हम बोलते हैं सब सॉइल, या उसको हम बोलते हैं वेदर्ड रॉक, सैंड, सिल्ट और क्ले। टॉप सॉइल के नीचे है सब सॉइल, सब सॉइल के नीचे है सबस्ट्रेटम जिसके अंदर वेदर्ड पेरेंट रॉक मटेरियल आते हैं, और फोर्थ है अनवेदर्ड पेरेंट रॉक। तो जो सॉइल प्रोफाइल है उसको हमने सॉइल को हमने 4 लेयर में बांटा हुआ है, टॉप सॉइल, सब सॉइल, सबस्ट्रेटम और पेरेंट या अनवेदर्ड बेड रॉक। तो आपको ये सीक्वेंस पता होना चाहिए सॉइल प्रोफाइल का। सबसे ऊपर क्या है, टॉप सॉइल या अपर सॉइल, फिर क्या है सब सॉइल, फिर क्या है सबस्ट्रेटम, और फिर लास्ट में क्या है अनवेदर्ड या बेड रॉक। अब ये जो सॉइल है ना, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सॉइल इरोजन। ये सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन मतलब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। जो सॉइल का ऊपर वाला लेयर है उसके जब वो हट जाती है, वो किसी भी कारण वो हट सकती है, जैसे मान लो हवा चल रही है तो हवा मिट्टी को बहा के ले गई, अपने साथ उड़ा के ले गई, तो वो क्या है सॉइल इरोजन। मिट्टी है उसके ऊपर से पानी फ्लो किया और वो पानी मिट्टी को ले गया, तो वो भी क्या है सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन क्या है, रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। डेन्यूडेशन ऑफ सॉइल कवर एंड सबसिक्वेंट वॉशिंग डाउन, मतलब सॉइल का डेन्यूडेशन होना मतलब वेदरिंग होना और उसका वॉशिंग अवे होना एक जगह से दूसरी जगह। फॉर एग्जांपल एक सॉइल का कण यहाँ पर है, उसका यहाँ तक ट्रांसपोर्टेशन होने को ही अपन बोलते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल फॉर्मेशन एंड सॉइल इरोजन गो हैंड इन हैंड एंड देयर इज बैलेंस बिटवीन देम। जैसे जैसे नई सॉइल बन रही है वैसे वैसे सॉइल इरोड भी हो रही है, तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ह्यूमंस ने क्या किया, इस बैलेंस को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। ह्यूमंस की वजह से सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है एज कंपैरेटिव टू सॉइल फॉर्मेशन। तो एक टाइम आएगा कि हमारे पास में जो सॉइल लेयर है टॉप सॉइल वो बचेगी ही नहीं। बट सम टाइम ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी द बैलेंस इज डिस्टर्ब, सॉइल इरोजन इंक्रीजेज मोर देन सॉइल फॉर्मेशन। फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। अब ये सॉइल इरोजन के कौन कौन से फैक्टर्स है जिसके कारण सॉइल इरोजन होता है, तो उसको अपन 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक है नेचुरल और एक है ह्यूमंस। ह्यूमन फैक्टर्स, नेचुरल फैक्टर्स कौन से सॉइल इरोजन के, फॉर एग्जांपल हवा, विंड, हवा चल रही है, हवा ने ऊपर वाली टॉप सोइल को अपने साथ ले गए। वाटर बह रहा है, मिट्टी को अपने साथ ले गया। ग्लेशियर, पहाड़ों में ग्लेशियर नीचे उतर रहा है और वो सॉइल को भी अपने साथ में इरोड कर रहा है। नेचुरल डिजास्टर, फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड आई तो पूरा की पूरा सॉइल ऊपर से लेके नीचे आ गया। ह्यूमन फैक्टर्स क्या है, डिफॉरेस्टेशन। आप जो पेड़ है वो क्या करता है, अपनी जड़ों में सॉइल को पकड़ के रखता है, लेकिन जब आप पेड़ काट देते हो तो जो है वो सॉइल को पकड़ने वाला एजेंट कोई है नहीं, तो अब सॉइल हवा के साथ आराम से उड़ सकती है। ओवर ग्रेजिंग, घास भी सॉइल को पकड़ के रखती है, या बोल लो कि घास जो है वो सॉइल को कवर करके रखती है, लेकिन जब घास हट जाएगी तो सॉइल जो है वो वाटर विंड के लिए एक क्या बोल सकते हैं ओपन रहेगी, तो जिससे सॉइल इरोजन बढ़ जाएगा। फिर है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग। तो ये सारे ह्यूमन फैक्टर्स है, नेचुरल फैक्टर्स। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सॉइल इरोजन के नेचुरल फैक्टर्स क्या है, सॉइल इरोजन के ह्यूमन फैक्टर्स क्या है। अब देखो टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन कितने टाइप के, वैसे तो बहुत टाइप के हैं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में कुछ लिमिटेड जो है वो लिखा हुआ है। पहला टाइप है गली इरोजन। आपने देखा होगा जब कभी भी बारिश होती है और कहीं पे मिट्टी है, तो जब बारिश का पानी जाता है वो मिट्टी के अंदर छोटी छोटी नालियां बना देता है, उसी नालियों को अपन जो है वो गली बोलते हैं, ठीक है। एक मिट्टी है, बारिश आई और पानी जब फ्लो हुआ तो उसने क्या किया, मिट्टी को काट दिया, तो उसने मिट्टी के अंदर नालियां बना दी। वो जब नालियां छोटी नालियां हैं, वो नालियां जब छोटी नालियां हैं उसको अपन बोलते हैं रिल्स। जैसे जैसे पानी उसमें से जाता रहता है वो रिल्स बड़ी होती जाती है, फिर वो कन्वर्ट हो जाती है गली के अंदर। और पानी जा रहा है धीरे 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 धीरे, तो वो गली कन्वर्ट हो जाती है बैडलैंड के अंदर। और ऐसे ही बैडलैंड को चंबल वाले रीजन में बोलते हैं रिवाइंस या बीहड़, ठीक है। गली इरोजन समझ में आया। पानी फ्लो कर रहा है, पानी ने मिट्टी के अंदर छोटी छोटी गलियां बना दी जिसको अपन रिल्स बोलते हैं, लेकिन पानी कंटिन्यूस फ्लो कर रहा है तो छोटी छोटी रिल्स बड़ी हो जाती है, उसको हम गली बोलते हैं। और वो गली जब और ज्यादा बड़ी हो जाती है तो वो पूरा एरिया बेडलैंड हो जाता है, इसका मतलब वो अब एरिया किसी भी काम का नहीं है। गली इरोजन। रनिंग वाटर कट्स थ्रू क्लेई सॉइल एंड मेक्स चैनल।
रनिंग वाटर जो है वो सॉइल के अंदर चैनल्स बना देता है। इनिशियली व्हेन चैनल्स आर स्मॉल इट इज नोन एज रिल्स। रनिंग वाटर जो है वो सॉइल के अंदर क्या बना देता है, चैनल्स। ये जो चैनल्स जब स्मॉल होते हैं उनको अपन बोलते हैं रिल्स, लेकिन जब वो बड़े हो जाते हैं उसको अपन बोलते हैं गली। गली इरोजन लीड्स टू बैडलैंड टोपोग्राफी। जब गली इरोजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो वो पूरा जो लैंड होता है उसको अपन बोलते हैं बैडलैंड टोपोग्राफी। एरिया बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन। ऐसे एरिया पे आप खेती नहीं कर सकते क्योंकि वो उबड़ खाबड़ अनइवन जो है वो लैंड बन गया है। इन चंबल रीजन बैडलैंड्स आर कॉल्ड रिवाइन, या उसको अपन बीहड़ की भाषा के अंदर भी जानते हैं। तो पहला सॉइल इरोजन का टाइप क्या है, गली इरोजन। दूसरा क्या है, शीट इरोजन। शीट इरोजन क्या है, मान लो कि कभी बाढ़ आई, पानी फ्लो कर रहा है तो पानी अपने साथ टॉप लेयर को पूरी बहा के ले गया। फॉर एग्जांपल आपने छत पे देखा होगा, आपके छत पे बारिश हुई और बारिश के बाद आप देखोगे कि सारी मिट्टी जो है वो ड्रेनेज के पास चली जाती है। ठीक है, अब वो मिट्टी वहां ड्रेनेज के पास थोड़ी थी, मिट्टी तो पूरे छत पे थी, लेकिन पानी ने क्या किया, पूरी मिट्टी को बहा के एक तरफ ले गया। तो जब पूरा पानी टॉप लेयर को उड़ा के ले जाता है एज अ शीट के फॉर्म में, उसको अपन बोलते हैं शीट इरोजन। समटाइम्स वाटर फ्लो एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन द स्लोप। एक स्लोप मान लो कि एक ऐसे स्लोप बनी हुई है और यहां से बहुत तेजी से पानी बह रहा है, तो वो पानी को क्या करेगा, पूरी मिट्टी को अपने साथ बहा के ले जाएगा ऊपर वाली लेयर को, उसको अपन बोलते हैं शीट इरोजन। इन सच व्हेन टॉप सॉइल इज वॉश्ड इज कॉल्ड शीट इरोजन। ऐसा जो इरोजन है जिसमें टॉप लेयर पूरी रिमूव हो गई है फ्लोइंग वाटर के कारण, इसको हम बोलते हैं शीट इरोजन। ठीक है, तो अभी तक हमने सॉइल इरोजन के दो टाइप पढ़े, एक गली इरोजन, दूसरा शीट इरोजन। तीसरा टाइप है विंड इरोजन। हवा चलती है तो हवा अपने साथ मिट्टी को उड़ा के ले जाती है, इसको अपन बोलते हैं विंड इरोजन। आप देखते होंगे अगर कोई डेजर्ट इलाके में गया होगा तो हवा चलती है तो हवा अपने साथ मिट्टी को बहाकर लेके जाती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, विंड इरोजन। ठीक है, व्हेन विंड ब्लोज इट इरोड लूज पार्टिकल अलोंग विद इट। जब हवा चलती है तो वो अपने साथ में जो लूज पार्टिकल है सॉइल को, उनको अपने साथ में लेके चलती है। फॉर एग्जांपल मूविंग ऑफ सैंड ड्यून्स। आप देखोगे रेगिस्तान के अंदर सैंड ड्यून्स मूव करते हैं हवा के साथ। आज सैंड ड्यून यहाँ है, कल वो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि हवा चल रही है तो हवा मिट्टी को भी अपने साथ में लेकर चलती है। आगे क्या है, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। अब अगर आप खेती ढंग से नहीं करोगे तो भी जो है वो सॉइल इरोजन हो जाएगा। इसको देखो एक एग्जांपल से समझो। फॉर एग्जांपल ये एक पहाड़ है, ठीक है। अब इस पहाड़ पे मान लो आपने ऐसे खेती की, आपने प्लॉइंग ऐसे कर दी, आपने खेत को ऐसे प्लॉ कर दिया, तो जब कभी भी बारिश होगी तो पानी को एक आसान रास्ता मिल जाएगा यहाँ से फ्लो होने का, क्योंकि आपने जो है वो प्लॉइंग स्लोप के हिसाब से की, तो पानी को रुकावट नहीं होगी, पानी बह रहा होगा तो पानी अपने साथ में मिट्टी को भी लेके चलेगा। अब इसको देखो, अगर आप ऐसे प्लॉइंग करते हो ऐसे, तो जब पानी आएगा पहले पानी इधर रुकेगा, फिर इधर रुकेगा, फिर इधर रुकेगा, फिर इधर रुकेगा, ऐसे पानी धीरे धीरे नीचे जाएगा। मैं थोड़ा हट जाता हूं। ये वाला जो है आपने अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर आप करोगे, एक बार मैं वापस से बना देता हूं इसको, ठीक है। ठीक है, अब मान लो कि आपने प्लॉइंग ऐसे नहीं करके, प्लॉइंग आपने कैसे करी, प्लॉइंग आपने करी ऐसे हॉरिजॉन्टल, तो अब पानी क्या होगा ना, रुक रुक के जाएगा, पहले यहाँ रुकेगा, फिर उसको यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा, तो पानी की स्पीड कम होगी तो सॉइल इरोजन भी क्या होगा, कम होगा। देखो प्लॉइंग इन रॉन्ग वे, जब आप खेत खड़ते हो तो आप गलत तरीके से खड़ोगे तो सॉइल इरोजन होगा। इन हिली एरियाज प्लॉइंग इन अप एंड डाउन स्लोप, ऐसे ऐसे प्लॉइंग करने से स्लोप क्रिएट्स चैनल फॉर वाटर टू फ्लो क्विकली विच लीड्स टू सॉइल इरोजन। तो ये एक गलत तरीका है और ये वाला एक सही तरीका है। समझ में आया? तो आपको इरोजन के मैंने 4 टाइप बताया, पहला गली, सेकंड शीट, फोर्थ विंड और फिफ्थ डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड। तो आपसे पूछ सकते हैं कि सॉइल इरोजन के टाइप्स बताओ, तो आपको ये 4 टाइप्स पता होने चाहिए और ये पॉइंट आप एग्जैक्ट लिख सकते हैं। ये आपसे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाए, एक्सप्लेन गली इरोजन, तो आपको बताना है गली इरोजन क्या होता है। कि फ्लोइंग वाटर जो है वो सॉइल के अंदर चैनल्स बना लेती है, ये चैनल जब छोटे होते हैं उनको रिल्स बोलते हैं, ये चैनल जब बड़े हो जाते हैं उनको गली बोलते हैं। ये गली इरोजन बाद में जाके बैडलैंड टोपोग्राफी के अंदर
कन्वर्ट हो जाती है। ये बैडलैंड टोपोग्राफी अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए। चंबल रीजन के अंदर बैडलैंड टोपोग्राफी को हम रेवाइंस बोलते हैं या बीहड़ बोलते हैं। या आपसे ये भी सवाल आ सकता है कि शीट इरोजन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, अब देखो सोल्यूशन क्या हो सकता है। सोल्यूशन क्या हो सकता है सॉइल इरोजन का। अब सॉइल इरोजन का सोल्यूशन क्या है। सॉइल इरोजन ज्यादातर अगर आप देखोगे तो हवा से हो रहा है, पानी से हो रहा है, या फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण हो रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर नेचुरल फैक्टर की वजह से हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, जिस नेचुरल फैक्टर की वजह से हो रहा है उसकी स्पीड कम कर दो। फॉर एग्जांपल पानी की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है तो आप वहां पर रोकने के लिए क्या कर सकते हो, पानी की स्पीड को जैसे कम करोगे तो सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि सॉइल इरोजन डिफॉरेस्टेशन के कारण हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, वहां पर एफॉरेस्टेशन कर सकते हो। ठीक है, तो जो है वो सॉइल इरोजन को बचाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। अभी देखो एक एक करके अपन इसको पढ़ते हैं। ठीक है, पहला देखो, पहला है कंटूर प्लॉइंग। कंटूर प्लॉइंग, ये कंटूर प्लॉइंग क्या होता है। प्लॉइंग मतलब तो खड़ना होता है, कंटूर मतलब ये मान लो ये पहाड़ है तो आपने क्या किया, पहाड़ की स्लोप्स पे ऐसे खेत खड़ दिया हॉरिजॉन्टल में, यहां पे, फिर यहां पर कर दिया, फिर यहां पर कर दिया। अब इससे करने से क्या हुआ ना, मान लो कि यहां से पानी आया तो पानी यहां पर रुक जाएगा, फिर मान लो पानी यहां पर आया तो पानी यहां पर रुक जाएगा, फिर पानी यहां पर आया तो यहां पर रुक जाएगा। तो हिली एरियाज में अगर आप कंटूर के साथ में प्लॉइंग करोगे, कंटूर्स की लाइन के अंदर प्लॉइंग करोगे तो क्या होगा, सॉइल इरोजन कम हो जाएगा। कंटूर प्लॉइंग, प्लॉइंग अलोंग कंटूर लाइन, इट इज डन इन हिली एरियाज, इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर डाउन दी स्लोप। कंटूर प्लॉइंग क्या होता है, कंटूर लाइन के साथ में प्लॉ करना हिली एरियाज में किया जाता है, ये वाटर की स्पीड को कम कर देता है। दूसरा क्या है, टेरिस फार्मिंग। टेरिस फार्मिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल देखो एक पहाड़ है ऐसे, तो आपने पहाड़ के ऊपर जो है ऐसे टेरिस बना दी। अब ये जो है आप यहाँ पर खेती कर रहे हो, फिर यहाँ पर खेती कर रहे हो, फिर यहाँ पर खेती कर रहे हो, तो पहले पानी आएगा तो यहाँ पर रुक जाएगा, फिर पानी आएगा यहाँ रुक जाएगा, फिर पानी आएगा यहाँ रुक जाएगा। तो कुल मिला के आप क्या कर रहे हो, पानी की स्पीड को कम कर रहे हो। स्टेप्स कट ऑन हिल स्लोप, हिल स्लोप पे अपन ने स्टेप्स बना दिए जिससे पानी का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ वाटर, पानी की स्पीड कम होगी तो लेस इरोजन होगा। डन इन वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयाज, वेस्टर्न और सेंट्रल हिमालयाज के अंदर टेरिस फार्मिंग की जाती है। फिर है स्ट्रिप क्रॉपिंग, तीसरा है स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होती है, देखो फॉर एग्जांपल ये मान लो आपका एक खेत है, इस खेत में आपने यहाँ पर तो एक अलग पौधा उगा रखे हैं, फिर आपने यहाँ पर एक अलग उगा दिया, फिर आपने यहाँ पे अलग उगा दिया, फिर आपने यहाँ पर आपने अलग उगा दी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपने वीट उगा दिया, यहाँ पर आपने मूंग उगा दी, यहाँ पर आपने ज्वार उगा दिया, और यहाँ पर आपने वापस वीट उगा दिया। तब आपने क्या किया, स्ट्रिप के फॉर्म में जो है वो प्लांटेशन किया। इससे क्या हुआ, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ से हवा चल रही है तो हवा यहाँ से मिट्टी को उठाएगी, लेकिन वो यहाँ पर आएगी तो उसको एक अलग क्रॉप दिखेगा तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी, फिर यहाँ पर हवा की स्पीड और कम हो जाएगी, और फिर यहाँ पर हवा की स्पीड और कम हो जाएगी। तो आपने क्या किया ना, लैंड को खाली नहीं छोड़ा हुआ, स्ट्रिप्स रखे हुए, तो जिससे जब सॉइल इरोड हो रही है आपको सामने अलग क्रॉप दिख जाएगा, वहां पे हवा की स्पीड कम हो जाएगी तो सॉइल इरोजन कम होगा। लार्ज फार्म डिवाइडेड इनटू स्ट्रिप्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स एंड ग्रास, एक बड़े एरिया को अपन ने अलग अलग क्रॉप्स और ग्रास के स्ट्रिप के अंदर डिवाइड कर दिया। स्ट्रिप्स ऑफ घास आर ग्रोन बिटवीन क्रॉप्स, आपने मान लो कोई क्रॉप उगाया उसके बीच में आपने घास की स्ट्रिप उगा दी, वापस क्रॉप उगाया, वापस घास की स्ट्रिप उगा दी, जिससे हवा अगर चल रही है तो वो जैसे जैसे उसके सामने ऑब्स्टेकल आते जाएंगे उसकी स्पीड कम होती जाएगी और सॉइल इरोजन कम होता जाएगा। इट रिड्यूसेस द स्पीड ऑफ विंड इज इक्वल टू लेस इरोजन। लास्ट जो तरीका है वो है शेल्टर बेल्ट। वो क्या है, शेल्टर बेल्ट। फॉर एग्जांपल मान लो आपका एक ये खेत है, आपने इस खेत के चारों मेर पेड़ लगा दिए, चारों मेर क्या लगा दिए, पेड़ लगा दिए। ये मान लो आपने पेड़ लगा दिए यहाँ पे। अब क्या होगा ना, मान लो कि हवा इधर से चल रही है, हवा इधर से चल रही है तो वो जैसे ही पेड़ों से टकराएगी, फॉर एग्जांपल हवा इधर से चल रही है ऊपर से, तो जैसे ही पेड़ों से टकराएगी तो हवा की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फिर हवा यहाँ से आएगी, उसको वापस यहाँ पे पेड़ दिखेंगे,
तो वापस से स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फॉर एग्जांपल हवा इधर से चल रही है तो यहाँ पर पेड़ मिलेंगे तो हवा की स्पीड कम हो जाएगी, फिर हवा यहाँ से यहाँ आएगी और स्पीड कम हो जाएगी। इससे इरोजन रुकता नहीं है, लेकिन इरोजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये एक चौथा तरीका है जिसको अपन बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। प्लांटिंग ट्रीज इन लाइन्स, एक लाइन के अंदर ट्रीज को उगाने को अपन बोलते हैं शेल्टर बेल्ट। रोज ऑफ trees grown in line is called shelter belt. This reduces the speed of wind, less erosion. This method is very useful in stabilizing dunes and desert in western India. अगर आप सैंड ड्यून्स के ऊपर भी ऐसे पेड़ लगा देते हो या आप स्ट्रिप के अंदर घास लगा देते हो तो ये जो है हवा जो मिट्टी को उड़ा के ले जाती है इसके अंदर कमी आएगी और सैंड ड्यून्स भी धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लग जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का सेशन। इसके अंदर हमने पढ़ा सॉइल क्या होती है, सॉइल के फैक्टर्स क्या होते हैं, फिर सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा और फिर हमने उसके सोल्यूशन देखे। सबसे पहले हमने देखा सॉइल एज अ रिसोर्स, सॉइल को हम रिसोर्स क्यों बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉइल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जिसके अंदर हमने पैसिव एजेंट के बारे में भी देखा। फिर है अदर फैक्टर्स, इसी के अंदर हमने अदर फैक्टर्स भी पढ़े। फिर हमने पढ़े सॉइल प्रोफाइल। सॉइल प्रोफाइल में हमने सॉइल को 4 हिस्सों में बांटा, टॉप सॉइल, सबस्ट्रेटम और बेडरॉक। फिर हमने पढ़ा सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या है, फिर हमने सॉइल इरोजन के टाइप्स पढ़े, 4 टाइप्स पढ़े। पहला गली इरोजन, फिर शीट इरोजन, विंड इरोजन और डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड्स। फिर हमने सॉइल इरोजन के सॉल्यूशन देखे। क्या क्या सॉल्यूशन देखे, सबसे पहले हमने देखा कंटूर प्लॉइंग, फिर हमने देखा टेरेस फार्मिंग, फिर हमने देखा स्ट्रिप क्रॉपिंग और लास्ट हमने देखा शेल्टर बेल्ट। तो हमने इस लेक्चर को ऐसे डिवाइड किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम जो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को आप कितने तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो। और हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वेडनेसडे को आएगा, वेडनेसडे शाम 4 बजे। ठीक है, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो आप इस चैनल को ज़रूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।